नमस्कार। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कोशलिक। 2024 के इलेक्शन से पहले देश में बहुत कुछ हो रहा है। लोग अब ये बातें करने लगे हैं कि कौन सी पार्टी की सत्ता आने वाली है, बता दीजिए। लेकिन ये तो लोगों के हाथ में, आपके हाथ में है। आप अपने वोट का कैसे इस्तेमाल करेंगे, 2024 की तैयारी अभी से कर लीजिए, क्योंकि नेता तो अपनी तैयारी में पहले से जुट चुके हैं। देश और विदेश की बातें 2024 के इलेक्शन में होने लगी है। कौन किस पर भारी है, ये बयानों में दिखाई दे रहा है। बस समझने की जरूरत है। चलिए शुरुआत करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज का निमंत्रण राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष को नहीं मिला या मिला, यह सवाल बड़ा था। अब G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज का निमंत्रण राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं मिला। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इसी को मुद्दा बना लिया है और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि इसमें विरोधाभास क्या है। उन्होंने विपक्ष के नेता को आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया है। यह आपको कुछ बताता है, यह आपको बताता है कि वे भारत की 60% आबादी के नेता को महत्व नहीं देते हैं। What's contrary about it? I mean, they've decided not to invite the leader of the opposition. It tells you something. I mean, it tells you that they don't value the leader of 60% of India's population. G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है, लेकिन इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बार बार विपक्ष के नेता ले रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मुद्दे को उठाया। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज पर नेता प्रतिपक्ष, जो कि राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको नहीं बुलाया गया। इस पर भूपेश बघेल ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि मैं ये जानता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज करने वाली बात है। और साथ ही उन्होंने आगे बोलते हुए ये भी कहा है कि सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला है। सुनिए भूपेश बघेल ने क्या कहा। जो डिनर है उसमें खड़गे जी को आमंत्रित नहीं किया, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी है। ये तो दुर्भाग्यजनक बात है मुख्यमंत्री जी कि नेता प्रतिपक्ष को यही तो असहमति का सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है और ऐसे में भारत में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है और इसकी खासियत यह है कि भारत मेजबानी करते करते अपनी भूमिका को बड़ा भी कर रहा है। 2024 में अर्थव्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा है। थर्ड दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कर चुके हैं। लेकिन अब बात विदेशी मेहमान भी कर रहे हैं। G20 सम्मेलन में अमेरिका की विदेश प्रवक्ता भी आए। इन्होंने भी जिक्र किया कि भारत अर्थव्यवस्था में उभरता हुआ सबसे बड़ा देश साबित हो सकता है दुनिया भर में, अगर यूं ही रफ्तार से चलते रहे तो। यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है, सुन लीजिए। हम समझते हैं कि इंडिया एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के हैसियत से अपना आवाज़ उठा रहे हैं और हम समझते हैं कि इस मंच पर पूरी दुनिया के दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए। असल में इस प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप की बात भी हो रही है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर एक बार फिर से नेताओं ने अपने बयान देना शुरू कर दिया। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपनी ओर से खुशी जाहिर करते हुए कई बातें कही। उन्होंने कहा कि ये गौरव का क्षण हमारे लिए है। आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और G20 की मेजबानी कर रहा है। भारत ने आज ये साबित कर दिया कि वो दुनिया में सबसे बड़ा संदेश देने वाला भारत है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा भी दिया गया है, यानी कि वन अर्थ, वन नेशन, वन फैमिली। भारत के लिए ये अत्यंत गौरव के क्षण है। आज भारत प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। मैं इस अवसर पर हमारे देश की धरती पर पधारे हुए सभी राष्ट्राध्यक्षों का और अतिथियों का G20 शिखर सम्मेलन को लेकर केंद्रीय मंत्री भी अपनी ओर से प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। अगर बात करें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की, उन्होंने भी यही नारा दिया है कि भारत ने जिस तरह से पूरी दुनिया में एक संदेश दिया, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ
वन फैमिली वन फ्यूचर। और यही नारा G20 शिखर सम्मेलन का भारत में भी है। G20 की मेजबानी भारत कर रहा है, तो ये गौरव का पल उनकी ओर से भी कहा गया है। खुशी केंद्रीय मंत्री को बहुत हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार तो उसका नेतृत्व कर रही है। आज से G20 का महोत्सव शुरू हो गया। कल रात से हम लोगों ने अगवानियां की हैं अपने अतिथियों की, और इसलिए मुझे लगता है कि ये देश के लिए बेहद प्रतिष्ठा की बात है। प्रधानमंत्री जी ने जो एजेंडा दिया है वो दुनिया में अभी तक की G20 की बैठक का सबसे आदर्श नमूना है। ये वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से भारत वर्सेस इंडिया के इस विवाद पर बयान दिया और सारा ठिकरा मीडिया पर फोड़ दिया गया। उन्होंने कहा है कि भारत में बुराई क्या है, इंडिया में बुराई क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। इंग्लिश और हिंदी का तो डिफरेंस है। उन्होंने कहा कि मीडिया ही राई का पहाड़ बना देता है, ये विवाद मीडिया पैदा करता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आगे बोलते हुए ये भी कहा है कि इंडिया और भारत को लेकर ज्यादा शोर मचाना नहीं चाहिए। Yes, sir, it has been notified. Elections will take place, and I think in October they'll vote. One nation, one poll, sir. What? Let them put it before the parliament. We'll see what we'll do. Okay? तो आपने सुना कैसे अपनी प्रतिक्रिया दी है। फारूक अब्दुल्ला इसी के लिए जाने जाते हैं, ये बेवजह का मुद्दा उनको लगता है। और वहीं इंडिया और भारत की जो एक राजनीतिक जंग है, इस पर फारूक अब्दुल्ला के बाद उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी बयान दिया। इससे पहले भी उन्होंने कई बार इस पर खुलकर बातचीत भी की है और उन्होंने अब ये कह दिया कि देश का नाम बदलने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। ये कोई मामूली बात भी नहीं होगी, इसके लिए आपको देश का संविधान बदलना होगा, ये उन्होंने बात कही है। कोई नहीं चेंज कर सकता ना। क्या इनके पास 2/3 बहुमत है पार्लियामेंट में? अगर है तो चेंज करके दे। ये कोई मामूली बात नहीं है नाम चेंज करना। इसके लिए आपको मुल्क का आईन बदलना होगा। अगर इतनी हिम्मत है तो लाइए, हम भी देखें कौन इसमें आपका सपोर्ट करेगा मुल्क का नाम बदलने में। जहां तक आप अगर आईन को ठीक से पढ़ें तो शुरू में ही लिखा है इंडिया विच इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें दोनों नाम दर्ज हैं। लोग इसको इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर उपचुनाव था और बागेश्वर सीट पर उपचुनाव के बाद नतीजा सबके सामने। इससे पहले भी हमने जिक्र किया था, इस बात का पहले भी हवाला दिया गया था पार्टी की ओर से कि चुनाव जिसने जीता उसके हौसले 2024 के लिए बुलंद हो जाएंगे। और आखिरकार नतीजा आया तो बीजेपी की झोली में सीट फिर से जा चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्गीय चंदन राम दास की पत्नी बीजेपी के प्रत्याशी पार्वती दास यहां से चुनावी मैदान में खड़ी थी। कई फैक्टर्स ऐसे थे जो उनके पक्ष में भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशी थे उनका नाम था बसंत कुमार। उन्होंने भी कोशिश की और कांटे की टक्कर दी गई। 2810 मतों के अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की और बसंत कुमार की हार हुई है। पार्वती दास को कितने वोट मिले? 33,247। बसंत कुमार को यहां पर वोट मिले लगभग 30,842। उनके पीछे थे अर्जुन देव। लेकिन ये जो जंग थी बीजेपी कांग्रेस के बीच, ये काफी बड़ी राजनीतिक जंग देखी गई। उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान दिया और काफी गदगद नजर आए। साख का सवाल था, कांग्रेस की नाक का सवाल था, किसकी साख किसकी नाक, इस पर अंतर आ चुका है। और ये जो साख का सवाल था बीजेपी के लिए, उसमें जीत मिली है पुष्कर सिंह धामी को। नौजवानों का कि उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर उत्तराखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी पर वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। मैं पार्वती दास जी को बधाई देना चाहता हूँ और साथ में ये जीत चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि है। उनके रुके हुए कामों को, उनके लगाए हुए प्रस्तावों को, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। मैं बागेश्वर की जनता को फिर एक बार से बहुत बधाई देता हूं कि
और वहीं रायपुर खेरागढ़ विधानसभा उपचुनाव पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया। उन्होंने कह दिया है कि अब तक हुए हर उपचुनाव और साथ ही पंचायती राज उपचुनाव हो या फिर चुनाव हो, वहां पर बीजेपी की स्थिति दयनीय ही रही है। उनके ओर से यह भी कहा गया कि हमने खेरागढ़ में उपचुनाव जीता और जिससे कि ये पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी कहां पर स्टैंड करती है। अपना दूसरा घर वो मानते हैं, इस सीट को भी, इस विधानसभा क्षेत्र को भी। आगे बोलते उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को अब ये मान लेना चाहिए कि रमन सिंह भरोसे लायक नहीं। अब इसका क्या जवाब दूंगा मैं? जितने उपचुनाव हुए, जितने नगर निकाय चुनाव हुए, पंचायती राज चुनाव, सब में तो स्थिति खराब। उसके जो खैरागढ़ जहाँ उपचुनाव हुए, जिसको अपना घर बताते, दूसरा घर बताते थे, वहाँ सर्वाधिक वोट से, आज तक के उतने वोट से कभी कोई जीता नहीं, उतने वोट से हम खैरागढ़ जीते। और भरोसा तो बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उपचुनाव के नतीजे आए और ये नतीजे बहुत कुछ बड़े संकेत दे रहे हैं। 2024 में हालांकि इसका फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये बहस दूसरी है, लेकिन फिर भी 2024 के इलेक्शन से पहले इस उपचुनाव की चर्चा तो हुई है। बड़े बड़े नेता भी अपनी ओर से प्रचार करते नजर आए। पश्चिम बंगाल की एक सीट पर भी उपचुनाव था, इसका नाम था धूपगढ़ी विधानसभा सीट, और इस पर जो उपचुनाव हुआ उसके बाद प्रचार का सिलसिला हमने देखा। तृणमूल कांग्रेस को आखिरकार जीत हासिल हो गई, बाजी मार ली। ममता बनर्जी की पार्टी को जो जीत मिली है उसके बाद उन्होंने अपनी ओर से प्रतिक्रिया भी जाहिर की है, क्योंकि इनके प्रत्याशी की जीत हुई है, बीजेपी को हरा दिया गया। Yes, North Bengal is totally with us. From Darjeeling to Kuchbihar to Alipurduar to Jalpaiguri to Uttar Dinajpur, Dakhin Dinajpur, you have seen that all the Jila Parishad we have won. Panchayat election also. Out of 20 district, 20 district, 23 district, 23 district we won the election. और वहीं बात त्रिपुरा की करें तो त्रिपुरा के सिपाही जिला में भी उपचुनाव था और धनपुर सीट से बीजेपी के बिंदु देवनाथ आखिरकार जीत गए हैं। यानी कि मिली जुली प्रतिक्रिया भी सामने आई, मिला जुला नतीजा भी सामने आया और यहां पर बिंदु देवनाथ ने 18,871 वोटों से भारी अंतर से जीत हासिल की है। उनकी कुल मिलाकर जो जीत की जो आधार थी, जो डगर थी, वो मुश्किल तो नजर आई, लेकिन फिर भी 30,017 वोट उन्हें मिले, जबकि भाजपा के प्रत्याशी कौशिक चंद्र दूसरे नंबर पर आ गए। उनको महज 11,140 वोट ही मिल पाए। अलग अलग उपचुनाव में कांटे की टक्कर तो थी, लेकिन त्रिपुरा का मामला थोड़ा सा अलग जरूर नजर आया है। बक्सनगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां भी बीजेपी के तफजल हुसैन लगभग 30,237 वोटों से आगे चल रहे थे। चुनाव आयोग ने बताया कि त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले में धनपुर और बक्सनगर में विधानसभा सीट पर चुनाव का नतीजा सामने आ चुका है। बेंगलुरु में आगामी लोकसभा चुनाव पर बीएल येदियुरप्पा का एक बड़ा बयान सामने आया है। आगामी लोकसभा चुनाव में जेडीएस के साथ क्या गठबंधन हो सकता है, इस पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता बीएस येदियुरप्पा ने यह कह दिया कि मुझे खुशी है कि देवेगौड़ा ने हमारे प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और उन्होंने पहले ही लगभग 4 सीटें फाइनल कर ली है। मैं उनका स्वागत करता हूं। ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले वक्त में इस बयान के आधार पर और भी राजनीति गरमा सकती है, लेकिन फिर भी देखने वाली बात है क्या इस बयान पर इनके विरोधी तीखी प्रतिक्रिया देते हैं या फिर इसे नजरअंदाज ही करते हैं। How do you see that? Happy about that. Devegowda ji met our Prime Minister. They already they have finalized about 4 seats. For that I welcome them. See this. आपस में बातचीत कर क्या कोई सलाह मशुरा करके सीट शेयरिंग पर बात होगी या फिर ये सिर्फ बातें हैं? मुलाकात तो होती रहती है। खैर आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के एक अमर्यादित बयान पर बीजेपी नेताओं में रोष देखा गया है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार आरपी सिंह ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा क्योंकि मौका मिला था और कांग्रेस पार्टी पर भी सियासी प्रहार किया जा रहा है क्योंकि उसी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया। क्या छुपा रहे हैं, वह क्यों भटका रहे हैं? वो जो सेमिनार था वो सनातन के उन्मूलन के लिए रखा गया था, एरेडिकेशन ऑफ सनातना, ये सेमिनार का बैनर था और उसमें जाकर उदयनिधि ने कहा आपने बहुत अच्छा नाम रखा है, सनातन का तो उन्मूलन होना ही चाहिए।
और कैसा होना चाहिए जैसे कि डेंगू, मलेरिया और कोरोना का हुआ। आप क्या कह रहे हैं कि सनातनियों को देश से निकालिए। 2024 के इलेक्शन में हर डिपार्टमेंट का लेखा जोखा खुद मंत्री अपने सामने रखेंगे और जनता के सामने भी दिखाएंगे, क्योंकि उनको अब देखना होगा कि रिपोर्ट कार्ड में आखिरकार क्या छपा हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। नॉर्थ की बात हो या साउथ की बात हो, अपने आप में अपने रिपोर्ट कार्ड को सही तरीके से जनता के सामने रखना उनको आता है। बृहस्पतिवार की बात है, उन्होंने कहा कि बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस राजमार्ग इस साल के अंत तक, जनवरी 2024 तक शुरू हो जाएगा, 2024 तक। और ये दोनों महानगरों के बीच की यात्रा के समय को भी बहुत ज्यादा कम कर देगा। आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो समय घटाने की बात हो रही यात्रा में, इसमें सीधे सीधे कई जगहों का नाम आता है, लेकिन अब चेन्नई को भी एक सड़क अगर किसी दूसरे महानगर से जोड़ने जा रही है तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि उनके काम में एक और तारीफ का इजाफा हो जाएगा, अगर ये वाकई में जनवरी में होता है तो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 2024 की तैयारी चल रही है, लेकिन एक अभियान भी चलाया जा रहा है। यूपी में बीजेपी लोकसभा की तैयारी जिस तरीके से कर रही है, इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाई हरी झंडी और ये भी कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और माटी को नमन, वीरों को वंदन और विरासत के सम्मान के इस कार्यक्रम में बहुत खास तस्वीरें देखी गई। जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने अपनी आजादी का अमृत महोत्सव पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया। ये हम सबका सौभाग्य है कि आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में 2024 के इलेक्शन में हरियाणा में कई मुद्दे उठ सकते हैं, लेकिन अब सरकार कोशिश कर रही है कि सीधे जनता से संवाद करके आने वाले वक्त के लिए पहले ही फीडबैक किया जाए कि माहौल क्या है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात के लिए जाने जाते हैं कि लोगों से संवाद कैसे करना है, लोगों से जुड़ाव कैसे करना है। हिसार के नारनौंद एरिया के गांवों में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम को चलाया। सबसे पहले गुराना गांव में भी वो पहुंचे, यहां पर भी लोगों की समस्या को सुना गया, लेकिन इसी दौरान छोटी शिकायतें भी आ रही थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पर संज्ञान लिया और सख्त संदेश भी दिया है कि छोटी शिकायतें भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं हम कि बेशक विपक्ष इस जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन सरकार आत्मविश्वास से लबरेज है कि इसी कार्यक्रम के जरिए लोगों से संवाद भी होगा, उनकी समस्याओं को जाना जाएगा, सिस्टम को सुधारने में बहुत मदद मिलेगी और लोगों से पूछा भी जाएगा कि आने वाले वक्त में उनका मूड क्या है और आज किन योजनाओं में क्या दिक्कत खामी है। सीधे मुख्यमंत्री को बताने का एक मौका जनता को मिल रहा है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की बात करें तो नूंह जिले में वो गए। पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनसंवाद कार्यक्रम उन्होंने भी चलाया, क्योंकि मंत्रियों की भी ड्यूटी 2024 के लिहाज से लगी हुई है कि वो भी सीधे लोगों से बातचीत करें। यहां पर शिरकत करके उन्होंने लोगों की दिक्कत परेशानी को समझा। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि समयबद्ध तरीके से लोगों की समस्याओं को सुना जाए, उनकी तकलीफों को समझा जाए और ऑन द स्पॉट हो सके तो समाधान किया जाए और पूरी तैयारी के साथ अधिकारी आए। ये जो मुख्यमंत्री घोषणा की थी, कई अधिकारी तो तैयारी के साथ ही आए, अधूरी तैयारी के साथ आए, उन्हें जानकारी भी नहीं थी इस गांव में भाई हर नल से जल की जो स्कीम प्रधानमंत्री की शुरुआत की है उसकी जानकारी भी जुटा के नहीं आए। ऐसे अधिकारी जो जल के पानी के लिए और मूलभूत समस्या के उसको जल्दी जल्दी मैंने कहा उनको पूरा करें और पूरी जानकारी के साथ आए, जनसभा डायरी लेकर नहीं आए, पूरी जानकारी इस गांव। हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई। हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी आई उसके बाद देखा गया कि तरह तरह के बयान सामने आते। सब ये वजह जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या है। लेकिन आईआईटी के एक डायरेक्टर जिनका नाम है प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा, इन्होंने अजीबोगरीब बयान दे दिया। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में आई त्रासदी पर सीधे सीधे ये कह दिया है कि ये जो त्रासदी आई है मांस खाने से हुई। इसी पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने, जो आप देख पा रहे हैं, एक पोस्ट किया, प्रतिक्रिया जाहिर की। ये तो कह दिया कि इस पद पर बने रहने के लायक नहीं है प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा। यही वो प्रोफेसर हैं जो ये बयान दे रहे थे।
एक बार हम सुनवाने का प्रयास करते हैं। कहा तो इंग्लिश में गया लेकिन सभी समझ सकते हैं। अब कैसे उन्होंने विवादित बयान दिया और क्या कहा, एक बार सुनने का प्रयास करते हैं। We'll have a significant downfall if the innocent animals. हिमाचल में सेब को लेकर ये देखा जा रहा है कि सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि सेब का एक मुद्दा कांग्रेस के हाथ में लगा, लेकिन बीजेपी निशाना साधती है, फिर कांग्रेस पलटवार करती है और इसको केंद्र में भी बीच में ले आया करना एक कांग्रेस के नेताओं की भी आदत से बन गई है। अब ऐसे में हो क्या रहा है, कई बार ये देखा गया खड्ड में बहाने को भी मजबूर हो जा रहे हैं बागवान, और राज्य सरकार इस तरह से अपनी ओर से लगातार प्रतिक्रिया दे रही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1 लाख जुर्माना तक लगाया है। ये बताया गया है नोटिस में। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी के 2013 के आदेशों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण कानून का भी हवाला दिया है। इस पर प्रतिक्रिया सामने आई। बहुत स्वाभाविक बात थी कि इसको भाजपा राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास पहले भी हुआ। जब वो सेब डालने में डाला गया वो भी राजनीतिक दृष्टि से किया गया था, उसको भी, उसके पीछे भी भाजपा के लोग थे। और आप सब जानते, मैं खुद बागबानों से। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी, सभी अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, अपने अपने स्तर पर जीतने की कोशिश में आगे बढ़ रही है। ऐसे में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का अगला कदम क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यूथ ब्रिगेड को और मजबूत बनाने के लिए वो फील्ड में उतर रहे हैं। इस बीच उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधा और ये संकेत दे दिए कि वो बीजेपी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं हिस्टोरिकल उस बातों पे नहीं काम कर रहा हूं। मैं अब ये कह रहा हूं, चलिए 2200 साल पहले की गुजरे, आज आप बता दीजिए, जिनको आप हिंदू कहते हैं, जब उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है तो आपकी सरकार जवाब क्यों नहीं देती? आपकी सरकार क्यों नहीं खड़ी होती? जब दलितों की खाल खींची जा रही है, आदिवासियों खाल खींचे, तब सरकार क्या कर रही है? प्रयागराज में 2 मसले हुए, अगर आप उठा पाए। एक बच्चा जिसके साथ अन्याय हुआ वो ब्राह्मण परिवार का था, उन्होंने अपनी डेड बॉडी को। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने एक बार फिर से सरकार को घेरा और मंत्रियों पर भी आरोप लगाया कि वो सरकार के सवाल जो पूछे जाते हैं उनके जवाब तक नहीं दे पाते, बचते नजर आते हैं। मंत्री होमवर्क करके भी नहीं आते हैं। यशपाल आर्य आगे बोलते हुए ये भी कह रहे थे कि यही कारण है कि किसानों के बरसात में हुए नुकसान के मुआवजे पर भी सही तरीके से मंत्रियों ने जवाब तक नहीं दिया। है जो आज के प्रमुख सवाल हैं उनको लेकर सरकार के से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब देने में सरकार असहज महसूस कर रही है अपने को। आज भी कानून व्यवस्था जो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, लचर हो चुकी है, अपराधी बेलगाम है और कानून के नाम की चीज इस प्रदेश में नहीं रही है। इसको लेकर हम 310 पे प्रश्न को उठाने जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं, हमारे बिजली कटौती, अघोषित बिजली कटौती लगातार हो रही है। वायदा किया था सरकार ने कि 24 की खबर में आज के लिए तो ही अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी है। नमस्कार।